नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विद रेफरेंस टू दिस सोशल रिफॉर्मर स्वामी दयानंद सरस्वती कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है कि एग्ज़ाम में बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ आती रहती हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग आज की हमारी जो पर्सनालिटी हैं, इट इज़ दी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती जी के बारे में कौन सी बात सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही फाउंडेड द आर्य समाज टू स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ द वेदांत फिलॉसफी एंड एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो उन्होंने वेदांता फिलॉसफी को प्रपोज नहीं किया था। ठीक है ना, ही स्प्रेड द आइडिया ऑफ द वैदिक फिलॉसफी। ठीक है, सो हेयर इज द डिफरेंस, ही डिडंट पॉपुलराइज द वेदांता फिलॉसफी, ही पॉपुलराइज द वैदिक फिलॉसफी। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेयर। तो इस हिसाब से हमारा जो ये ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए DAV, दैट इज दी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक, स्कूल वर सेट अप टू प्रोवाइड दी ब्लेंड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन विद इंडियन कल्चर। दिस इज क्वाइट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि DAV का फुल फॉर्म ही अगर आप देखेंगे तो क्या है, इट इज़ दी दयानंद, ठीक, एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बात किया जाएगा कि दयानंद जी के डेथ के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो दयानंद एंग्लो वैदिक, तो नाम में ही क्या है, एंग्लो वैदिक मीन्स इट इज़ द ब्लेंड ऑफ द, इट इज़ द ब्लेंड ऑफ द वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन, वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ब्लेंड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन विद इंडियन कल्चर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। द थर्ड इज ही रोट द सत्यार्थ प्रकाश टू प्रोपोगेट हिज फिलॉसफी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज दी D मीन्स 2 and 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है दी ही फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ द वैदिक फिलॉसफी एंड एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। एंग्लो वैदिक स्कूल जो था उसको सेटअप किया गया था प्रोवाइड दी एजुकेशन टू दी गर्ल्स, गर्ल्स की एजुकेशन में बेसिकली ये अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा। एंड ही ऑल्सो रोट दी सत्यार्थ प्रकाश एंड एम्फेसिस द ट्रूथ एज दी इंटरप्रेटिंग दी वेदास, यानी वेदास में जो ट्रुथ लिखे हैं, सत्य लिखे हैं, उनको इन्होंने इसमें क्या किया, इंटरप्रेट किया। एंड बेसिकली अदर बुक्स इनकी जो है वो इंक्लूड इट इंक्लूड्स दी संस्कृतविधि एंड ऋग्वेद भाष्यम, भाष्यम। ठीक है, तो ये जो 2 बुक्स थी ये भी इनकी एक्स्ट्रा बुक हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू दी माइनिंग। अब माइनिंग के कंसेप्ट में हम देखते हैं माइनिंग क्या होता है कि हमें जब अर्थ से कोई मिनरल्स निकालना होता है, उसको हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखा है द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल इन इंडिया इज अंडर द Mines and Minerals Development and Research Act of the 1957 and is based on their quantum level of the production। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये एक्ट का नाम लिखा हुआ ये तो ठीक है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी क्वांटम लेवल ऑफ दी देयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि 2021 में अमेंडमेंट हुआ था इन दी माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट्स विच प्रोवाइड्स फॉर द कैप्टिव माइंस टू सेल और टू प्रोड्यूस इन दी ओपन मार्केट, दिस इज़ क्वाइट करेक्ट ऑप्शन। कि 2021 के अमेंडमेंट के अनुसार हमने क्या किया था कि जो भी कैप्टिव माइंस हैं, ठीक है, उनकी में जो भी वहाँ से जो भी प्रोड्यूस आ रहा है उसको हम ओपन मार्केट में बेच सकें, इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट किया गया था। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि माइनिंग के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने हैं। देखिए, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 इज़ द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स द मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। यानी कि इंडिया में मिनरल्स और माइनिंग सेक्टर को जो गवर्न करेगा वो कौन करेगा, MMDR एक्ट, दैट इज़ द माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। ठीक है, उसके बाद जो माइनर मिनरल हैं आर डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 1A ऑफ द MMDR एक्ट। यानी कि जो माइनर मिनरल्स है, देखो 2 तरह के मिनरल्स होते हैं, एक माइनर और मेजर। तो जो माइनर मिनरल्स हैं उनका जो डिक्लेरेशन है कि कौन कौन से मिनरल्स माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में आएंगे, वो इट इज़ डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द दिस MMDR एक्ट।
माइनर मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स वैसे आते हैं, जैसे स्टोन्स हो गए, ग्रेवल्स हो गए, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड्स, तो ये सारे जो हैं इट कम्स अंडर दी माइनर मिनरल्स एंड विच आर नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन दी ऑफिशियल गजट डिक्लेयर्ड इन द माइनर मिनरल। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि जो मेजर मिनरल हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वांटम और अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स। जो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था ना, पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल इज, ठीक है ना, तो ये क्या है कि बेसिकली क्वांटम पर डिपेंड करेगा। पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द मेजर मिनरल्स क्लासिफिकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वांटम अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स, though it is correlated with the relative value of these minerals. Further, this classification is based more on their use rather than the level of the production, level of the mechanization, export and import। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मिनरल माइनर होगा, ठीक है, या कोई भी मिनरल मेजर होगा, ठीक है, ये इस पे नहीं डिपेंड करेगा बेसिकली कि उनका उसका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, कि माइनर मिनरल का हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और या मेजर मिनरल का कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट रादर देन इट विल डिपेंड ऑन द यूज़ ऑफ दैट मिनरल। बात समझ गए होंगे, किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि उसका यूज़ भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, शायद आप अच्छे समझ गए। तो इट विल डिपेंड ऑन द यूज़ ऑफ दैट मिनरल, और उसी यूज़ के हिसाब से हम उसको माइनर या मेजर की कैटेगरी में रखेंगे। और 2021 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, दैट इज़ दी DR अमेंडमेंट 1957, जिससे ये बताया गया कि जो कैप्टिव माइंस हैं तो वो अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो सेल कर सकती हैं ओपन मार्केट में। कैप्टिव माइंस क्या होती हैं? कैप्टिव माइंस इट रिफर्स टू दोज माइंस प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द कंपनी दैट ओन्स द माइन, यानी कि बेसिकली एक कंपनी ने दैट इज़ एक कंपनी ने क्या किया है, एक पूरी माइन को लेके रखा है और वो पूरी माइन को वही एग्जॉस्ट कर रही है अपार्ट फ्रॉम एनी अदर। नॉन कैप्टिव माइंस रेफर टू दोज दैट प्रोड्यूस एंड सेल दियर स्टॉक्स। नॉन कैप्टिव माइंस क्या है? जिनको किसी ने कैप्चर नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, वो अपने प्रोडक्ट को बेच कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज स्पेसिफाइड अंडर दी MMDR एक्ट, here are the few minerals that central government has declared as the minor mineral, ठीक है, यानी कि इसके अलावा मोस्टली जो मिनरल्स हैं माइनर मिनरल या मेजर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है अंडर दी MMDR एक्ट 1957। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है विच इज़ नॉट अंडर दी MMDR एक्ट, इज दी इट इंक्लूड्स दी बाउल्डर, शिंगल्स एंड चैल्सीडोनी पेबल्स, ठीक है, लाइक द शेल, कंकर, लाइमस्टोन, अर्थ ब्रिक्स, और उसके बाद फुलर अर्थ और बेंटोनाइन, रोड मेटल्स, स्लेट, मार्बल्स, स्टोन्स। तो ये बेसिकली इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हाउस यूटेंसिल्स में, क्वार्टजाइट और सैंडस्टोन, और उसके बाद सॉल्ट पेटर, ठीक है ना, और ऑर्डिनरी अर्थ। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था विद रेफरेंस टू द माइक्रो LED। देखिए आपको पता है सबसे पहले LCD आई थी। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ दी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो LCD होती है, LCD के रिगार्डिंग आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि LCD जब बनती थी तो उसमें क्या होता है, जैसे टीवी है आपकी, ठीक है, और ये एक LCD टीवी है, तो इसमें क्या होता था, पीछे एक बैकलाइट का कॉन्सेप्ट होता था। बैकलाइट ऐसे बैकलाइट लगी होती थी, और उसी बैकलाइट की वजह से हमें क्या दिखता था, उसी बैकलाइट की वजह से हमें इमेज आती थी क्लियर, ठीक। लेकिन जब LED आई तो उसमें बैकलाइट वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया, उसमें सिर्फ क्या थी, LED थी, ठीक है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, डायोड। अब क्या है, अब एक बेसिकली अब क्या है कि अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज़ दी माइक्रो LED, ठीक है। माइक्रो LED वो कहीं ना कहीं क्या होगा, LED से भी और ज़्यादा छोटी होगी, इट कम्स अंडर द माइक्रो LED, ठीक। तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको रिगार्डिंग द माइक्रो LED, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया गया कि माइक्रो LED आर द सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड दैट प्रोड्यूस द कलर विदाउट द बैकलाइट। ये बिल्कुल सही है। माइक्रो LED के केस में आपको बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती। बैकलाइट की आवश्यकता किस में होती है? LCD में। ये जो लगी हैं ये जो है दीज आर दी बैकलाइट, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता नहीं होती किसमें? माइक्रो LED में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है माइक्रो LED यूज दी टाइनी सब पिक्सल्स मेड फ्रॉम दी ऑर्गेनिक इमेसिव मटेरियल। दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। बेसिकली माइक्रो LED है जो वो सब पिक्सल को यूज़ करती है, वो ऑर्गेनिक के नहीं बने होते हैं, वो बने होते हैं इनऑर्गेनिक के। तो ये चीज़ बताना चाहिए, वो ऑर्गेनिक के नहीं बने होते, किसके बने होते हैं? इनऑर्गेनिक के,
ठीक, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इज दे आर ब्राइटर एंड प्रोवाइड द बेटर कलर रिप्रोडक्शन देन दी OLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। ये भी सही है कि जो माइक्रो LED है वो OLED टेक्निक से ज़्यादा अच्छा कलर प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगी। OLED क्या होती है? OLED देखिए दैट इज़ LED क्या हो गई? LED इज़ द लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एक है यहाँ पर OLED। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक LED, दैट इज़ ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इससे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी है? माइक्रो LED। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हम यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक जो भी मटेरियल होता है वो कैसा होता है? इनऑर्गेनिक होता है। इसमें मटेरियल कैसे यूज़ होता है? ऑर्गेनिक। लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके बाद आता है यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आप LCD को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सबसे कम अच्छा बोलेंगे LCD, उसके बाद OLED दैट इज़ दी ऑर्गेनिक LED, और देन ये माइक्रो LED या इनऑर्गेनिक LED। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट वो भी क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी कि C नंबर करेक्ट, 1 और C करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, और अगर देखें यहाँ पर थोड़ा सा कि बेसिकली जो माइक्रो LED है ये क्या है? सेल्फ इल्यूमिनेटिंग पर डिस्प्ले है पिक्सल्स एंड प्रोड्यूस विदाउट दी बैकलाइट। ठीक, एंड बेसिकली इसमें LED इनऑर्गेनिक LED स्ट्रक्चर इसमें यूज़ होता है। ठीक, और उसके बाद जो भी LED है, LED होता है क्या? LED एक तरह का क्या है? डायोड है। ठीक है, डायोड है जिसमें जब करंट पास होता है तो बेसिकली लाइट जनरेट होती है। एडवांटेज क्या है OLED के? एडवांटेज ओवर द OLED, देखिए जो ऑर्गेनिक LED है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा एडवांटेज है किसमें? माइक्रो LED में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक LED से ज़्यादा किसमें एडवांटेज है? माइक्रो LED में। ठीक, तो क्या क्या एडवांटेज है? इंक्रीज्ड ब्राइटनेस, जो इनऑर्गेनिक LED होगी या माइक्रो LED होगी उसमें इंक्रीज्ड ब्राइटनेस होगी, लॉन्गर लाइफ स्पैन होगा, लोअर कंजम्पशन होगा, लोअर रिस्पॉन्स टाइम होगा, और ये क्या करेगा? लिमिटलेस स्केलेबिलिटी एज दे कैन बी फ्रीली रीसाइज्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी साइज में क्या कर सकते हैं? रीफॉर्म कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? द मेन चैलेंज विद द माइक्रो LED डिस्प्लेज द हायर कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज, यानी कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी और टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इट इज़ रिगार्डिंग द इंडियन स्टार टॉर्टोइज। ठीक, द स्टेटमेंट इज इंडियन स्टार टॉर्टोइज इज द मीडियम साइज टॉर्टोइज इंडेमिक टू द इंडियन ओशन। तो बेसिकली देखा जाए कि ये स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि इंडियन ओशन में नहीं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। कहाँ? किसकी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नियर पाकिस्तान और भी जो बाकी सारा जो एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर ये पाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा और बाकी सारा जो एरिया वहाँ पर पाया जाएगा, इस वजह से। ठीक है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा, इंडियन ओशन की जगह। नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन कैटेगराइज एज द वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो ये सही है कि IUCN की रेड लिस्ट में इंडियन स्टार टॉर्टोइज का जो स्टेटस है वो क्या है? वल्नरेबल है। नेक्स्ट इज द स्पीशीज इज द सिंगल मोस्ट कॉन्फिस्केटेड स्पीशीज ऑफ द टॉर्टोइज और द फ्रेश वाटर टर्टल इन द ग्लोबल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। उस हिसाब से ऑप्शन 2 और 3 जो हमारा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेगा, इंडियन ओशन में नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ पर मिलेगा? जैसे आप गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एज वेल एज थार डेजर्ट, ठीक है, और उसके बाद वेस्टर्न इंडिया में, एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पाकिस्तान में भी मिलेगा, साउथ ईस्ट इंडिया लाइक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, श्रीलंका में भी मिलेगा। ठीक है, और उसकी बात किया जाए कि IUCN में इसका जो स्टेटस है वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 4 में रखा हुआ है। मेन जो थ्रेड है इसका बेसिकली इलीगल कलेक्शन, हैबिटेट लॉस, और उसके बाद एक्सीडेंटल जो किलिंग्स हो रही हैं, ठीक है, और रोड मोर्टालिटी, जब ये रोड क्रॉस करते हैं तो कुछ हो गया उस टाइम पे, फिर इलीगल कलेक्शन अगर इनका जो हो रहा है, ठीक है ना, और जो भी फ्रेश वाटर, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, इनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ कर रहा है और ये वल्नरेबल कैटेगरी तक पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट हम बात किया जाए, इट इज़ रिगार्डिंग दी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक, तो यहाँ बात किया गया है कि which of the following statement with respect to the parliamentary privilege under the article of 105 is correct। तो पहले लिखा हुआ है, देखिए आर्टिकल 105 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 105 में ये बताया गया कि जितने भी MPs है, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं।
ठीक है, उनको कुछ ना कुछ इम्यूनिटी दी गई है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले लिखा हुआ है इम्यूनिटी डज नॉट एक्सटेंड टू एनी नॉन मेंबर हु स्पीक्स इन द हाउस। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो मेंबर्स के साथ साथ, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ कुछ कुछ नॉन मेंबर्स को भी दी है। एग्जाम्पल के लिए एज लाइक दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है हमारे, जिनका जो जिक्र है वो आर्टिकल 76 में किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में क्या कर सकता है, पार्ट ले सकता है, ठीक। और पार्ट लेने के साथ साथ उसके पास ये इम्यूनिटी भी होती है जो कि बेसिकली अदर पार्लियामेंटेरियंस को मिल रही है, तो उसके पास इम्यूनिटी भी है और पार्ट भी ले सकता है। बस इतना है कि वो विटो पावर का यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि वो वोटिंग पावर नहीं है उसका, विटो पावर मत कहें आप कहें वोटिंग पावर, यानी कि जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट भी ले सकता है, इम्यूनिटी भी है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी जो पे लिखा हुआ है ना कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, इम्यूनिटी क्या है, ये बेसिकली क्या है कि जो भी पार्लियामेंट्स हैं, जो भी पार्लियामेंटेरियन है, उनको ना कई सारी इम्यूनिटी दी गई है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे वो पार्लियामेंट में कुछ बोल रहे हैं तो उस बोलने के खिलाफ उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, ठीक है। पार्लियामेंट में वो कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वो उनको इम्यूनिटी मिली है कि भाई वो कार्यवाही नहीं हो सकती जब तक वो क्या है, जब तक वो पार्लियामेंट में है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि कवर डिस्कशन इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट का जो डिस्कशन हो रहा है उसमें जो इम्यूनिटी मिल रही है उसमें ये भी मिलेगा कि आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं कंडक्ट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और जो हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कवर्स द, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ओके, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए इसमें बोला गया कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं क्या, कंडक्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन ये गलत है। जो पार्लियामेंटेरियन है वो ये डिस्कस नहीं कर सकते कि जो जज है वो कैसा कंडक्ट कर रहा है, कैसा काम कर रहा है अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, इसको पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकती। अंडर आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी जो पार्लियामेंटेरियन है या पार्लियामेंट है वो ये डिस्कस नहीं कर सकती कि कंडक्ट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो कैसे काम करे वो डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें किसी जज के रिमूवल की बात कर रही है या फिर उसको हटाने की बात कर रहा है, इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, उस कंडीशन में वो डिस्कशन पार्लियामेंट में चल सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो यहाँ पर लिखा है ना कि कंडक्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़, तो ये गलत है, इसको नहीं डिस्कस कर सकते। सिर्फ तब डिस्कस कर सकते हैं जब उसका रिमूवल हो रहा हो, और रिमूवल होता किस ग्राउंड पे है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द जैसे मिसबिहेवियर हो गया, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ द इनकेपेसिटी हो गया, ठीक है ना, ये और कई चीज़ें हैं। तो अगर इस कंडीशन में उसको हटा रहे हैं, उसको रिमूवल कर रहे हैं, इम्पीचमेंट कर रहे हैं और उस कंडीशन में वोटिंग हो रही है, तब उस कंडीशन में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, MP could claim the immunity from the prosecution before the criminal court on the discharge of the bribery related to the parliamentary proceeding under the article 105 and 102। ये जो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि MP जो है वो इम्यूनिटी क्लेम कर सकता है कि अंडर द ब्राइबरी रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स अंडर 105 102, ये 105 10512, ठीक। तो ये जो है वो सही है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो C जो है स्टेटमेंट वो हमारा सही है, नहीं जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तीसरा जो है वो सही है, ठीक। इसकी थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पर देख लें। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। थर्ड की मैंने बात कर लें कि जो MP है कुड क्लेम द इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द ब्राइबरी रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 105(1) 105(2)। 5 जज के जो अपेक्स कोर्ट की तो रूलिंग थी ऑर्डिनरी लॉ में, ये बताया गया था एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राइबरी बाय द MP इन केस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आर्टिकल 121 में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिट ऑफ द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द एनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट किसी भी जज के कंडक्ट की जो डिस्कशन है वो पार्लियामेंट में नहीं कर सकती, ठीक। नेक्स्ट का बात करें हम, नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 89, यानी कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द ILO के रिगार्डिंग जो कन्वेंशन हुआ था 1989 का, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला लिखा हुआ है द कन्वेंशन अप्लाइज टू द सर्टन कैटेगरीज ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स, दिस स्टेटमेंट इज क्वाइट करेक्ट। जो स्टेटमेंट है कन्वेंशन ऑफ द 89 कन्वेंशन, ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उसके रिगार्डिंग दिया गया है, क्योंकि जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स को जो हायर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उन पर ब्रूटली अत्याचार करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ आई थी। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन ऑफ द राइट्स गिवन टू द वर्कर्स इज द वीकली रेस्ट ऑफ और एटलीस्ट 24 कंजिक्यूटिव आवर। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसमें जो बेसिकली लिखा हुआ है कि कौन सा गलत है, एक मिनट, तो ये जो होगा पहला वाला जो है वो गलत है। ठीक है, पहला वाला जो है वो गलत है। देखिए, क्योंकि जो कन्वेंशन है ये सिर्फ टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर, ये डोमेस्टिक वर्कर्स पे नहीं अप्लाई होगा, ये डोमेस्टिक वर्कर्स के अलावा बाकी सारे अदर वर्कर्स पे भी अप्लाई होगा, तो इसलिए जो पहला वाला जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा जो बात किया गया है कि इसमें बात किया गया है कि जो भी वर्कर्स हैं, कोई भी वर्कर्स हो, उसको वीकली रेस्ट मिलना चाहिए कितने घंटे का, वीकली उसको रेस्ट मिलना चाहिए 24 घंटे का। ठीक है, कोई भी वर्कर होगा उस वर्कर को वीकली जो 24 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए लगातार, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, उसको 24 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज मोस्ट कंट्री अराउंड द ग्लोब आर पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम कंट्री जो इसका क्या है, पार्ट ऑफ कन्वेंशन है, नियर अबाउट 35 कंट्रीज है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला और तीसरा जो है वो गलत है, तो सी हमारा जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 ऑफ द कन्वेंशन स्टेट दैट द कन्वेंशन अप्लाइज टू ऑल द डोमेस्टिक वर्कर्स, पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा था, पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इट अप्लाइज टू द सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स, पर हमें पता है कि इट अप्लाइज टू द ऑल द डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2 कह रहा है, स्टेटमेंट 2 सही लिखा हुआ है, आर्टिकल जो 10 है ये बताता है कि 24 घंटे का लगातार रेस्ट मिलना चाहिए कोई भी जो वर्कर हो वीकली। स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि जो 35 कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको रेटिफाई किया है, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन, इंडिया ने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। बाकी ये कन्वेंशन के बारे में डिटेल लिखी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये वो जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को क्या किया है, रेटिफाई किया गया है। अब हम PYQ के बारे में बात कर लेते हैं। PYQ क्या है, पहले का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विच ऑफ द अबव। तो यहाँ पर केशव जो चंद्र सेन है वो किससे एसोसिएटेड थे, तो केशव चंद्र सेन जो थे बेसिकली वो टैबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दो एसोसिएशन से क्या थे, एसोसिएटेड थे, और ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसीडर विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ द माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए अभी पीछे हमने क्या किया था, मिनरल्स पे क्वेश्चन किया, अब यहाँ बात कर रहे हैं माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखा जाए सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, बिल्कुल सही है। जो सैंड है, ठीक है, रेत, उसको हम क्या मानते हैं, उसको माइनर मिनरल मानते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट द माइनिंग लीज of the minor minerals, but the power regarding the formation of the rules related to the grants of the minor mineral is with the central government. Take this is not correct option. The third is the state government has the power to frame the rules to prevent the illegal mining of the माइनर मिनरल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होती है, अथॉरिटी है कि वो भी कोई भी इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें विद रेफरेंस टू दी कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ दैट दे कैन बी यूज्ड टू अर्नर्स ऑफ द ड्रग एंड एंटीजन इन द बॉडी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कौन सा पूछा गया, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो हमारा जो हो जाएगा 1 क्या है, हमारा 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज दे कैन बी मेड इनटू द artificial blood capillaries for an injured part of the human body, this is not correct option। कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा सकता। थर्ड इज दे कैन बी यूज इन दी बायोकेमिकल सेंसर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर दी बायोडिग्रेडेबल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। उस हिसाब से हमारा जो सी हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन 1, 3 एंड 4 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू दी इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला लिखा हुआ है कि
कि द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ द फीमेल, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी चीज़ है कि हमेशा जो किसी भी एक बड़े एलिफेंट ग्रुप का जो लीडर होता है वो हथनी होती है, दैट इज़ दी फीमेल एलिफेंट। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 22 मंथ का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जब कोई भी चीज़ किसी पीरियड में बनती है तो उसे हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जैसे ह्यूमंस के केस में ह्यूमन बेबी, जैसे कोई बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली उस कंडीशन में जो लेडी है, यानी कि जो बेबी का जो प्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो उसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितना है, 9 मंथ है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बनने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक, फिर हम बात करते हैं एलिफेंट कैन गो नॉर्मली एंड कैन एज अप टू 14, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट जो है वो केरला है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बेसिकली 1 एंड 2। नेक्स्ट हम बात करें विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, prohibition and the limitation provisions containing in the ordinary law cannot act as the prohibition or the limitation on the constitutional power under the 142. It could means which of the following. तो इसका मतलब क्या है कि the Supreme Court of the India is not constrained in the exercise of its power by the law made by the parliament. जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास बेसिकली पावर है कि वो चाहे तो पार्लियामेंट की बातों को ना माने। ठीक है ना, एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक, तो कंस्ट्रेंट नहीं है, ये चीज़ बताऊँ। जैसे हमने बताया था 2014 में क्या बताया था, 2014 में लिख बनाया था NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये पार्लियामेंट में बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है और इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया हिसाब से। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के पास ये पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि कन्वेंशन नंबर 138 और 182 ये किस रिलेटेड है, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। ILO का कन्वेंशन नंबर 138 और 182 किस रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर से। ठीक है, तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।